आपने बताया कि कहीं ना कहीं आपका सपना था इंजीनियर बनना, तो वो कैसा मोड़ था, वो कैसा पड़ाव था कि आपने अपने पेरेंट्स के डिसीजन को अपना लिया? क्या आपको कभी लगा कि यूपीएससी और जो सीएपीएफ जो परीक्षा है वो पास करना बहुत ही डिफिकल्ट है? आपका पर्पस क्या है जीवन का? पर्पस ये है कि लोगों के जीवन को चेंज करना है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सिविल सेवा का हिस्सा बने। जैसे मैं आज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हिस्सा बन के देश की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों में अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन मैं दे रहा हूँ। साथ ही साथ सोसाइटी के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ, जो भी लिमिटेड कैपेसिटी में मैं कर रहा हूँ। तो क्या शुरू से यूपीएससी क्लियर करने का एक बच्चे का भी अपना एक डिसीजन होता है, सपना होता है, तो आपका कोई अपना खुद का सपना भी था? देखिए, हमारे बिहार में एक कहावत है कि सब्जी में तरकारी, नौकरी सरकारी। मेरी माता जी का ये सपना था कि मैं बड़ा होके भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा बनूं। हर इंसान चाहता है अपनी जिंदगी में कामयाब होना, और हो भी क्यों ना, उसके सपने हैं और उन सपनों को पहुंचाने तक कोई ना कोई हमारी मदद करता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स, कुछ हमारे रोल मॉडल्स। तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको मिलाता हूं हमारे साथ राकेश निखस जी को, जिनका परिचय महज एक औपचारिकता है। इन्होंने ना जाने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया है, लोगों की प्रेरणा बन चुके हैं। चलिए मैं मिलाता हूं। स्वागत है राकेश जी आपका हमारे स्टूडियो में। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी जर्नी और आपका परिचय क्या है एक बार। धन्यवाद संदीप जी। सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने इस पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया कि मैं आपके माध्यम से उन स्टूडेंट्स के बीच में जा पाऊं जो आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और संघर्षरत हैं अपने सपनों को उड़ान देने के लिए और सपनों में यथार्थ का रंग भरने के लिए। एक छोटा सा परिचय है मेरा। मैं एक बहुत ही सीधा साधा इंसान हूं। भारत सरकार का राजपत्रित अधिकारी हूं। 2012 बैच यूपीएससी सीएपीएफ में मैंने ऑल इंडिया रैंक 36 सिक्योर किया था और मुझे सीआईएसएफ की जिम्मेदारी दी गई थी असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे। और अभी तक 10 साल की सेवा भारत सरकार को मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ दे चुका हूं और इसके साथ साथ मैं कई तरह की गतिविधियों में भी अपने आप को रचता और बसता हुआ पाता हूं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि बचपन से ही आपका सपना था कि भारत सरकार की किसी भी ऐसे विभाग में जाकर अपनी सेवाएं देने का? देखिए, हमारे बिहार में एक कहावत है कि सब्जी में तरकारी, नौकरी सरकारी। तो मेरी माता जी का ये सपना था कि मैं बड़ा होके भारतीय सिविल सेवा का हिस्सा बनूं और उसी को ध्यान में रख के मैंने अपनी पूरी जो पढ़ाई की रूपरेखा है क्लास 6 और 7 से उसको खींचा और मैंने कोशिश भी की। फाइनली मैं वहां सफल नहीं हो पाया, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली कि यूपीएससी कई तरह की ग्रुप ए सर्विसेज की परीक्षाएं आयोजित करवाती है, उसमें एक प्रतिष्ठित सेवा है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट। उसकी मैंने एक संक्षिप्त तैयारी की और मैं यूं कहूं कि सिविल सेवा की तैयारी में ही उस तैयारी की रणनीति शामिल थी और मुझे बहुत आसानी से इसमें सफलता मिल गई। तो माता जी चाहती थी, मैं भी चाहता था कि एक ऐसे मंच पे मैं आऊं जहां आके मैं कई लोगों के जीवन को नजदीक से टच कर सकूं, उनके जीवन में सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन अगर अपने हस्तक्षेप से मैं ला पा रहा हूं तो मुझे लगता है कि जीवन का लब्बलुआब, जीवन का निष्कर्ष, जीवन का मकाम मेरे लिए तो यही है। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जैसे कि आपका शुरू से ही इस तरह का मतलब सरकारी नौकरी को लेकर आपने जैसे बताया कि आपकी माताजी का सपना था कि आप भारत सरकार में किसी सरकारी नौकरी को चुने। जैसा आपने बताया कि बिहार में लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि सरकारी नौकरी में जाना है, यूपीएससी क्लियर करना है। तो क्या शुरू से यूपीएससी क्लियर करने का एक बच्चे का भी अपना एक डिसीजन होता है, सपना होता है, तो आपका कोई अपना खुद का सपना भी था? मेरा सपना था कि मैं इंजीनियरिंग करूं। 10th क्लास में मुझे मैथ्स में 96 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 और मेरी इच्छा थी कि मैं पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई करूं या फिर अगर मैं ग्रेजुएशन साइंस में नहीं कर पा रहा हूं तो मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करूं और मैं इंजीनियर बनूं। लेकिन कभी कभी आपकी जो यात्रा जीवन की होती है उसमें कई ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं या फिर यूं कहें कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे मकाम आते हैं, कई ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं जो आपकी जीवन को देखने की जो धारणा है वही बदल के रख देती है। तो मैं साइंस का स्टूडेंट था और मेरा सिलेक्शन वीसीआरसी वोकेशनल कोर्स इन रेलवे कॉमर्शियल भारत सरकार के अंतर्गत रेलवे डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत इनोवेटिव एक स्कीम चलाया था कि यंग बच्चों को हम
कैच करे जो बहुत टैलेंटेड है और उनको रेलवेज में 2 साल की ट्रेनिंग देने के बाद उनको बुकिंग क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क, पार्सल क्लर्क और टिकट कलेक्टर के पोस्ट पे हम अपॉइंट करें। मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। पूरे भारत में केवल 40 बच्चों का सिलेक्शन होता था, मेरी उसमें ऑल इंडिया रैंक 21 थी और मुझे दिल्ली लाया गया। ट्रेनिंग हुई मेरी 2 साल की और मुझे कॉमर्स पढ़ाया गया। मैथ्स के लिए मैं पैशनेट था लेकिन मैथ्स मुझे मिला नहीं। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट बना और कॉमर्स का स्टूडेंट बनने के बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। तो बहुत फ्लेक्सिबल मेरा एकेडमिक जर्नी रहा है। जैसे कि कोई लीनियर और कंसिस्टेंसी वाला नहीं रहा है कि एक स्ट्रीम से है उसी स्ट्रीम को आपने कंटिन्यू किया। साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ रहा है, कॉमर्स पढ़ने के बाद मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में किया, कंप्लीटली ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट। तो लाइफ में कई ऐसे चेंजेस आते हैं, लेकिन फिर महत्वपूर्ण यह है कि अल्टीमेटली आप लाइफ से क्या चाहते हैं। लाइफ आपसे क्या चाहती है वो उनकी योजना है, ईश्वर की योजना है, लेकिन आप ईश्वर की योजना में कितना फिट बैठते हैं। तो फिर जब आपके पास सीमित विकल्प होते हैं तो आप विकल्प को क्रिटिसाइज ना करके उसमें बेस्ट का चुनाव करते हैं। ये मैंने चुना। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी माताजी का सपना था कि मेरा बेटा यूपीएससी की जो परीक्षा है उसको क्वालिफाई करे, और आपने बताया कि कहीं ना कहीं आपका सपना था इंजीनियर बनना। तो वो कैसा मोड़ था, वो कैसा पड़ाव था कि आपने अपने पेरेंट्स के डिसीजन को अपना लिया? क्या आपको कभी लगा कि यूपीएससी और जो सीएपीएफ जो परीक्षा है वो पास करना बहुत ही डिफिकल्ट है? देखिए, लाइफ में कुछ भी डिफिकल्ट हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगने लगेगा कि कुछ भी अंतर नहीं है तुम में और उन पत्थरों में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम पहली बार अपने मस्तक पर बर्फ का तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम्हें लगेगा कि कुछ भी अंतर नहीं है उन पत्थरों की कठोरता को जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। तो मेरे जीवन की फिलॉसफी है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं काम करता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। बहुत सुंदर। सर, मेरा सवाल ये है, जब बात फेलियर की आती है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पल जब बहुत फेलियर रहा और आपने उस फेलियर के पल को कैसे डील किया? देखिए, सिविल सर्विसेज का जब भी रिजल्ट आता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 3 फेज में होता है, सबको पता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। आप किसी फेज में अगर सीरियस कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है और आप हार जाते हैं, आपका रिजल्ट नहीं आता है, ये वो मोमेंट होता है कि बहुत पैशनेट है आप। आपने पेपर पे ना केवल सीसैट और जीएस को लगाया है, आपने अपने जीवन को बुना है, जीवन का ताना बाना उस पेपर पे बुना है और एक रिजल्ट आपके उस ताने बाने को तहस नहस कर देता है। आपका जो इमेजिनेशन का जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर जाता है, तुरंत धराशायी हो जाता है। तो ये वो मोमेंट होता है जब आपको लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये मोमेंट हर व्यक्ति को क्षणिक ही मानना चाहिए, कि उसके बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। हो सकता है कि ईश्वर ने आपको, देखिए अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या है जीवन का? पर्पस ये है कि लोगों के जीवन को चेंज करना है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सिविल सेवा का हिस्सा बने। जैसे मैं आज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का हिस्सा बन के देश की सुरक्षा संबंधी चुनौतियों में अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन मैं दे रहा हूँ। साथ ही साथ सोसाइटी के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूँ, जो भी लिमिटेड कैपेसिटी में मैं कर रहा हूँ। सर, सवाल मेरा ये है, आपको एक मंच जरूर देता है कि इजी एक्सेस देता है कि आप लोगों के जीवन में इमीडिएट कंस्ट्रक्टिव हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे कि आपके बारे में पता भी चला है और बहुत सारे बच्चों के आप प्रेरणा भी बन चुके हैं, और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि फाइनेंशियल उनका स्ट्रांग नहीं है और आप उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। जो सोशल वर्क आप करते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कब मिली, कहाँ से मिली और किसने आपको दी? देखिए, मैं अगेन यही बताना चाहूँगा और मुझे दुख है ये कहते हुए कि मेरी माँ जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पिलर है वो अब नहीं रही। 15 सितंबर को उनका देहांत हो गया। मेरी माँ ने ही मुझे खड़ा किया है। मेरे शरीर का रेशा रेशा मेरी माँ का है। मेरे विचार में अगर 1% भी अगर लोग कहते हैं कि बहुत रिफाइंड विचार है और आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे की जो प्रेरणा है वो मेरी माँ है। मेरी माँ एक एंटरप्राइजिंग वुमेन रही है और मेरी माँ मिसाल है कि बिना पढ़ा लिखा आदमी भी अगर उसके अंदर सामाजिक चेतना है और समाज के दर्द को महसूस कर रहा है, तो समाज को चेंज करने के लिए वो आगे आ सकता है। तो उन्होंने ही मुझे जो सिखाया है उसके हवाले से मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ। जो बच्चे अनप्रिविलेज्ड कहे जाते हैं, जिनके पास इजी एक्सेस नहीं है क्वालिटी बुक्स की,
करियर अपॉर्चुनिटीज उनके पास लिमिटेड है, वहां पे मैं कुछ लेके जाने का प्रयास करता हूं, और बच्चों के बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें हैं वो उपलब्ध कराता हूं ताकि वो पढ़े, उनके बीच में जाके मोटिवेशनल सेमिनार करना, करियर काउंसलिंग करना, इमोशनल मैनेजमेंट के सेशंस ऑर्गेनाइज करना, उनके बीच में उनके टैलेंट को निखारने के लिए निबंध लेखन, चित्रकला, भाषण, वाद विवाद, स्लोगन, पोस्टर लेखन जैसी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करके उनके टैलेंट को मंच देने का मैं प्रयास करता हूं। सर, आपसे सवाल ये है कि आपने जितना आपके अंदर जो पैशन मुझे दिख रहा है, जो पैशन बच्चों के लिए, पैशन लोगों के लिए, आपने लोगों की मतलब जो प्रतिभाएं हैं उनको उभारने का काम किया हर स्टेज पे, हर मंच पे, जैसा आपने मुझे बताया। जो पैशन है शुरू से ही था कि मैं लोगों के लिए भी काम करूंगा, शुरू से ही लोगों को मतलब मैं आगे बढ़ाने का मतलब उनको एक दिशा निर्देश दूंगा और उन्हें आगे जिस तरह की बच्चों में प्रतिभाएं हैं उस प्रतिभा को मैं लेकर आगे आऊंगा और देश को दिखाना चाहूंगा कि हाँ, बच्चा चाहे कहीं का भी हो, बच्चा बच्चा होता है और उसके अंदर कुछ भी करने की कला होती है। मैं संदीप जी ये कहना चाहूंगा यहाँ कि हर आदमी सेल और टिश्यू के साथ साथ इमोशन से बना होता है। आप अपने इमोशन को कितना कल्टीवेट करते हैं कि वो समाज के एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशन को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसी अपब्रिंगिंग मिली है कि मैं दूसरे के पेन को कुछ हद तक तो महसूस करता हूं। मैं अपनी सैलरी का 10% सोशल एक्टिविटीज में डोनेट करता हूं। मैं और यूएसए में एक लड़की है जिसका नाम है अलीशा मधुवर्षी, हम दोनों मिलके भारत में अलीशाज लाइब्रेरी ऑन व्हील्स एक अभियान चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम उन बच्चों के बीच में जाते हैं जो बच्चे क्वालिटी बुक्स शायद पैसे के कारण, क्वालिटी बुक्स की बढ़ती हुई कीमतों के कारण उनको एक्सेस नहीं कर पाते। उनके बीच में हम 50 से 60 हजार रुपए की एक लाइब्रेरी एस्टैब्लिश करते हैं और उनके फीडबैक और उनके रिक्वेस्ट के आधार पे उनको रिकूप करने का भी प्रयास करते हैं। अभी तक हमने 5 लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की है। रिसेंटली मैंने अपने नेटिव प्लेस पे दड़िहारा एक जगह है सोनपुर के पास, वहां एक लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की है और वो 5वां एडिशन है अलीसास लाइब्रेरी ऑन व्हील्स का। मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहता हूं, जब आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए, वहां पे एक कॉलम होता है कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है, आपकी हॉबीज क्या क्या है, वो एरिया जिसके लिए आप पैशनेट है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा जिम्मेदारी के साथ कि मैंने जिन बिंदुओं को वहां हाईलाइट किया, उन बिंदुओं को मैंने अपने जीवन का सार बनाया है। मैंने लिखा है कि बच्चों के बीच में जाना और उनके जीवन को चेंज करने के लिए कुछ अगर कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे, उसी को मैं जी रहा हूं। देखिए, बहुत अच्छा लगा राकेश जी, आपने बताया कि आपने काफ़ी सारी लाइब्रेरी आपने स्टार्ट की हैं और एक अच्छा नाम आपने लाइब्रेरी के साथ रखा है और आपके फ्रेंड यूएस से और आप दोनों मिलकर भारत सरकार में आप मतलब कार्यरत हैं, नेशनल सिक्योरिटी में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इतना सब कुछ करते हुए भी आप अपना समय कैसे मैनेज करते हैं, टाइम कैसे आप मैनेज करते हैं? टाइम मैनेजमेंट तो हर व्यक्ति के जीवन में एक इम्पॉर्टेंट और एक ऐसा सेगमेंट होना चाहिए जिसपे उसको ध्यान देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट तो हमने तैयारी के दौरान और जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है उसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पूरे करिकुलम का जो आधार है वो टाइम मैनेजमेंट ही है। वहां पे आपको टाइम का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अगर 5:30 पे आपको परेड में शामिल होना है और आपको परेड में शामिल होने से 1 मिनट पहले मैदान में असेंबल कराया गया है और वहां आप खड़े खड़े 1 मिनट की नींद ले लेते हैं और 1 मिनट के बाद जग जाते हैं, ये टाइम मैनेजमेंट है। ये टाइम मैनेजमेंट है क्योंकि आपको नींद का इंपॉर्टेंस का भी पता चलता है और पता चलता है कि कोई काम किसी समय के लिए अगर मुकर्रर है, निर्धारित है, तो उसे उसी समय पे होना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा राकेश जी आपका पूरा एफर्ट्स देकर, आपने टाइम मैनेजमेंट देकर। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप इस एज में भी बहुत फिट हैं, एक्टिव हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या ऐसा वो राज है कि आप इतना मतलब एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं। मुझे भी आपको देखकर बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि किस तरह से आप अपने आप को इतना एक्टिव रखते हैं। बहुत सिंपल है। फिट होने के लिए सबसे पहले तो आप साइकोलॉजिकली फिट बनिए, फिर आप मेंटली फिट बनिए और फिर आप फिजिकली फिट बनिए। तो साइकोलॉजिकली फिटनेस के लिए मैं कहूँगा कि आपको खुश रहने की जरूरत है। अगर दिल खोल के हम दोस्तों में हंस लेंगे तो फिर किसी डॉक्टर को चीरा लगा के आपका दिल खोलने की जरूरत नहीं होगी। आज आप देखते होंगे पार्क में शाम में लोग जाके हंसने का एक्सरसाइज करते हैं। तो उस हंसने के एक्सरसाइज को देख के मुझे ऐसा लगता है कि क्या हमारे पास इतने एवेन्यूज नहीं है, क्या हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं है जिनके बीच हम दिल खोल के हंस पाएं। तो ऐसी भाग दौड़ की जिंदगी में हंसना भी हमारे लिए एक उपक्रम बन गया है, हमारे लिए एक एक्सरसाइज है।
तो वो नहीं होना, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। हम लोग प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के दुख में शरीक हो। पैसे के पीछे की जो दौड़ है वो अंधी दौड़ है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। मेरा यही एक सजेशन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग इमोशन के साथ आगे बढ़ें, इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट करें। ये आपकी साइकोलॉजिकल फिटनेस का राज हो सकता है। फिर आप मेंटली फिट हो, अच्छी किताबें पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, लोगों की कहानी पढ़ें और उनसे इंस्पिरेशन लें। और अपने लिए 1 घंटा आप जरूर दें। आपके पास 24 घंटे हैं, सोने के लिए 8 घंटे हैं, अपने लोगों के लिए 5-6 घंटे आप निकाल लेते हैं, अपने जॉब के लिए निकाल लेते हैं। अपने लिए, जैसे आपका नाम संदीप है तो संदीप, एक्सक्लूसिवली संदीप के लिए 1 घंटा दे, जिसमें 5 किलोमीटर आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। सप्ताह में 1 बार 5 किलोमीटर का आप रन कर सकते हैं। 15 दिन 20 दिन में आप 10 किलोमीटर का रन कर लीजिए। और 1 तिमाही या 1 छमाही में आप किसी मैराथन, मेगा मैराथन या फिर मिनी मैराथन में पार्टिसिपेट करें, बहुत मजा आएगा। और अकेले नहीं करें, आपके घर में बच्चे हैं तो उनको लेके जाएं, बुजुर्ग हैं तो उनको लेके जाएं। टुगेदर वी कैन चेंज एवरीथिंग अराउंड अस। देखिए राकेश जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। अगर आपके साथ आपके दोस्त जिनके साथ आप अपनी खुशियां शेयर करें, आप दौड़ने जाएं, 5 किलोमीटर का एक पहला टारगेट पूरा करें। ये तो मैं करने वाला हूँ, आपके बहुत अच्छा मुझे टिप मिल गया, आपको भी मिल गया होगा। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलिए ट्रेनिंग पे चलते हैं। आपकी जब पहली ट्रेनिंग थी और आपको कॉल लेटर आया ट्रेनिंग के लिए, आप गए, तो ट्रेनिंग के दौरान आपका फर्स्ट जो मंथ था या पहली जो ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या शुरुआत में सीखने के लिए मिला जो आपको पहले नहीं पता था? बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ट्रेनिंग आपको सिविलियन से जो फोर्स का सेटअप होता है उसमें फोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कंप्लीटली ओवरहॉल करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, बाल कटवाने से लेके आपकी फिजिकल टोनिंग तक। मैं एक शेर यहाँ बस कहना चाहूंगा कि नजर बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलिए सितारे बदल जाएंगे, और कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, नाविक बदलिए किनारे बदल जाएंगे। खुद को बदलने की जरूरत है। तो आप सोचिए कि मैं आज तक जब मैं तैयारी में था, ये आज तक जब मैं तैयारी में था तब के लिए है, कभी ग्राउंड में नहीं गया। और मैंने CAPF का फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट रिकॉर्ड टाइम में, जो रिकॉर्डेड टाइम होता है आपको इसी टाइम में करना है, उसको पूरा किया। और करने के बाद मैंने जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज थी वहां पे उसको किया। बस ये कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर विल पावर होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ जो अंदर से आती है और कुछ करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा तो मैं बस अपनी माँ को याद करता हूँ कि उनके आंखों में किस तरह के सपने हैं, उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है, कितनी हार्ट से भरी लाइफ रही है। माँ वो होती है जो दिवाली, दशहरा, होली और ईद में अपने कपड़े को सबसे अंतिम प्राथमिकता पे रखती है, आपके लिए वो लेके आती है। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, मुझे आज भी याद है कि उस समय नाइकी का जूता शायद 6500 रुपये का होता था। और आप सोचिए कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से इस डिमांड को पूरा करने के लिए उस माँ ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा। उन्होंने अपने जो पर्सनल एस्पिरेशंस है उसका त्याग किया होगा, तब 6500 रुपये का जूता 2007-2008 में उन्होंने भेजा होगा। तो आप देखिए कि जिसके सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिसके एस्पिरेशन आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप कैसे थक सकते हैं? जब भी शरीर थकने लगे, जब शरीर जवाब देने लगे, उसके बाद अगर आप उस काम को करने के लिए मैदान में आते हैं, आप स्टैमिना बनाते हैं अपने लाइफ में। और कोई भी जीत, जिस प्रतिस्पर्धा के युग में हम हैं, बिना स्टैमिना के आप नहीं जीत सकते। आप 1 किलोमीटर चल पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप 1 किलोमीटर की रेस तभी जीत पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस 5 किलोमीटर के लिए किया है, क्योंकि 4 किलोमीटर का स्टैमिना होना बहुत जरूरी है 1 किलोमीटर की रेस को जीतने के लिए, फ्लाइंग कलर से। क्योंकि आप देखिए कि आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लोग ATM की दुकानों में, ATM के अड्डों पे रात में चौकीदारी करके दिन में किताब पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम और आप तो बहुत सुखी हैं, हमें भगवान का बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हमें एक स्टडी टेबल तो मिला हुआ है। हम दिल्ली में बिहार से आके पढ़ाई कर रहे हैं, हमें माता और पिताजी के द्वारा हर महीने 5000 या 6000 रुपए की रकम तो आ रही है। बहुत से लोग हैं जिनके पास घर नहीं। मैं ऐसे कितने स्टूडेंट को जानता हूं जिसको हम लोगों ने हेल्प किया है, उसने यहाँ पे कंपाउंडर की नौकरी की है और दिल्ली विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में 1 गमछा 4 किताबें उससे और बिना किसी घर के उसने वहां पे तैयारी की है। आज RO है, रिव्यू ऑफिसर है, आज SDM है। राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि इस
आपकी पूरी इस जर्नी के दौरान कुछ ऐसा पल रहा जब आपको ये लगा कि मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म सा हो रहा है, खत्म सा हो गया है, सब कुछ लुट गया है? देखिए, दो मोमेंट मैं बताऊंगा। तैयारी का तो मैंने बताया कि जब भी मेरे साथ ये अच्छा रहा है कि मैंने जो भी एग्जाम दिया है, जैसे मैंने एसएससी का एग्जाम दिया, आई केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। मैंने सीएसआईआर काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में सेक्शन ऑफिसर का एक एग्जाम दिया, उसमें भी मेरी बहुत अच्छी 7 रैंक थी उसमें। और रेलवेज में मैं रहा ही, सीएपीएफ का। यूपीएससी का एग्जाम फाइनली मैं क्रैक नहीं कर पाया। और जब भी मैंने 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट दिए और जब भी रिजल्ट मेरा नहीं आया, तब मुझे लगा कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके न्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, खत्म हो गई बात। और एक बार मुझे और लगा, वो मेरे पर्सनल जीवन की बात है, जब मेरी माता जी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, तब मुझे लगा कि मेरे जीवन से सब कुछ टूट गया है। लेकिन अब मैंने ये ठाना है कि मेरे जीवन में उनके जाने के बाद जो वैक्यूम आया है, उस वैक्यूम को मैं भरूंगा उनके लिए। उनके जो एस्पिरेशंस थे, उनके जो विशेस थे, वो मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। आगे की जो आपकी रणनीति है, आप इतना मेहनत करते हैं, लोगों के साथ एक प्रेरणा है आपकी माता जी जिन्होंने आपको इतनी प्रेरणा दी, और इस तरह से हर इंसान अपनी फैमिली से प्रेरणा लेकर चलता है। मैं जानना चाहूँगा, हम हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बच्चे सरकारी नौकरी जब तैयारी करते हैं, उनको बहुत टेंशन, हाइपर टेंशन हो जाती है, तो कई बार टाइम को लेकर, कई बार अपने रिजल्ट को लेकर, और ऐसा भी देखा भी गया है कई बार बच्चे बहुत गलत स्टेप्स ले लेते हैं। तो वहां पर क्या कहना चाहेंगे इस चीज के? मैं आप सभी को यही कहूंगा कि कोई भी सरकारी नौकरी या फिर सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं हैं, वो एंड ऑफ लाइफ नहीं है। आप इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर अगर सेंस ऑफ कन्विक्शन है और आपको लगता है कि मैं आसपास की चीजों को सकारात्मक तरीके, सकारात्मक दृष्टि से बदलूंगा ताकि देश, दुनिया, समाज बेहतर बन पाए, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। और आप देखिए, तैयारी एक सिस्टम है। हो सकता है ईश्वर की योजना को हम बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर सकते। हो सकता है कि ईश्वर ने आपको इसी रास्ते से और परिपक्व होकर एक बड़े रोल के लिए चुना है। हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकता हूं जो आज प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ हैं, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं भारत को बनाने में। बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनका रास्ता यहीं से गया है और वहां पे वो नकार दिए गए हैं, वो असफल रहे हैं। 4-4, 5-5 एग्जाम देने के बाद भी उनका नहीं। अमिताभ बच्चन एक बड़ा एग्जाम्पल हैं हमारे बीच में, जो आज फिल्म इंडस्ट्री के पितामह कहे जाते हैं। एनडीए और सीडीएस एग्जाम में उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो आपके लिए बड़ा रोल हो सकता है कि 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो। अगर आप इसी को एंड ऑफ लाइफ मान रहे हैं, तो मुझे लगता है दोस्त, आपको आत्ममंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है। आप स्पेशल हैं, ये समझिए। मैं आपको बता दूं, आप स्पेशल हैं, आप यूनिक हैं, और आपने ठान लिया है तो आपके सेंस ऑफ कन्विक्शन को कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जोड़ लगाने की आवश्यकता है। आप समझिए कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके अंदर ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड है या नहीं है। तो केवल अंधी दौड़ का अगर हिस्सा है, सब तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे भी तैयारी करना है। सरकारी नौकरी का क्रेज है तो मुझे भी करना है। नहीं, अब 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे सोशल मीडिया के इस युग में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को अपना करियर बना रहे हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। कई लोग इनोवेटिव स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। आइडिया उनके लाखों और करोड़ों में आगे खरीदे जाएंगे। तो आप वही कीजिए जिसके लिए आपके अंदर पैशन है मेरे भाई। और ब्रेड एंड बटर तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, उसका भी आप ध्यान रखिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वो कोई नई बात बता रहा हूं, ये सबके अंदर है। लेकिन अगर मैं आपको बता पा रहा हूं और आप इसको सुन के अपने जीवन में अगर इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आज का जो पॉडकास्ट है वो एक सफल पॉडकास्ट होगा। कि जीवन में हारिए मत। हर हार के बाद जीत है और हर जीत के बाद हार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हार के बाद हार का सिलसिला, जीत के बाद जीत का सिलसिला होता है। हम हार और जीत के बीच चलने वाले लोग हैं। हम पथिक हैं,
हमारा काम चलना है और हमें उस मुकाम को हासिल करना है जो आपको संतुष्टि दे। आप देखिए ना, आपके पीछे कौन है, आपके पीछे किसकी ताकत है, आपके पीछे किसके सपने हैं, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपने इतनी सारी प्रेरणाएं हमारे ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को दी आज